हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पर, डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब। इसमें हम रेगुलरली 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके सामने, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ग्रामर पे बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस वोकैब पे बेस्ड होते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो ग्रामर के हों या वोकैब के हों, उनका नेचर अच्छा हो ताकि आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगे, मीनिंगफुल लगे, वर्थ वॉचिंग लगे। इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 4 है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हम 10 क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, आप चाहें तो उन्हें टेस्ट के फॉर्मेट पे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये हमारा एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ। इसके बाद फिर आप डेली क्विजेस वाले मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से आप डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब में जाएंगे, फिर डोज नंबर 4 को ओपन करेंगे। जो सेशन है इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ एक तो टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल है, साथ ही साथ एप्लीकेशन में ही पीडीएफ नोट्स में डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के नाम से एक सेगमेंट है, वहाँ जाके भी आप डोज 4 नाम की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन कॉमन एरर से है, यानी कि ग्रामर पे बेस्ड है। पढ़ते हैं। हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट बुक्स विच यू कैन रीड टू इम्प्रूव योर नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। कोई कह रहा है कि यहाँ कुछ बहुत ही शानदार किताबें हैं जिनको आप पढ़ करके अपना हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जानते होंगे आप सभी। नहीं जानते हो तो सुनिए। हु, whom, which, what और दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस के जैसे काम करते हैं। दैट डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन के जैसे भी काम करता है। बाकी ये चारों हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जैसे काम करते हैं। अब व्हाट को छोड़ करके ये चार, यानी हु, हुम, विच और दैट, ये अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एंटीसीडेंट उस नाउन को कहते हैं जो इनके पहले हो। ठीक, जैसे विच का एंटीसीडेंट कौन हुआ? बुक्स। तो विच जो है बुक्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। एक ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री आए, क्या आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से देखिए, ये जो बुक्स आप देख रहे हैं इसके पहले क्या लिखा है? द बेस्ट लिखा है। तो अब एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री की एंट्री हो गई। रूल के मुताबिक अगर एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री हो तो रिलेटिव प्रोनाउन ना तो हु होगा, ना तो हुम होगा और ना ही विच होगा। व्हाट की तो कहानी ही अलग है, उसको छोड़िए, सिर्फ दैट लगाते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर लिखा है द बेस्ट प्लेयर और फिर आगे हु लिखा है तो हु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एंटीसीडेंट प्लेयर है उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? सर, दैट का। सो हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट बुक्स, विच के प्लेस पे क्या कर दिए? करिए आप सर, दैट लगाइए। हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन रीड टू इम्प्रूव योर नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। इस तरीके से जैसे कहा जाए द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु, गलत। द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन दैट, या फिर द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस विच, गलत। द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस दैट। सुपरलेटिव डिग्री में अगर हो एंटीसीडेंट में तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होगा। मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इट इज हार्डनिंग, डिस्ट्रेसिंग, पेनफुल और सरप्राइजिंग that despite the Supreme Court taking serious note of the wave of lynchings ऐसे, and nudging द गवर्नमेंट, नज मतलब होता है एक तरीके से पुश करना, कंपेल करना। एक तरीके से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो वेव ऑफ लिंचिंग से, वेव ऑफ लिंचिंग मतलब एक मतलब आग या तूफान सा। वेव का मतलब ये होता है कि चीज़ें बहुत तेज हो रही हों। लिंचिंग्स का मतलब होता है लोगों को पीट पीट के मार डालना। ये जो लोगों को पीट पीट के मारा जा रहा है, इसकी जो बाढ़ सी आ गई है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो एक सेपरेट लॉ बनाए, थिंक ऑफ अ सेपरेट लॉ
दिस क्राइम, इसके बावजूद ये जो क्राइम है ये कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है। कैसे चल रहा है? फ्लरिशिंग, अनअबेटेड, स्विंगिंग या फिर रैम्पेंट। तो ध्यान से समझिए सर, हार्टनिंग तो नहीं होगा, ठीक? क्यों? क्योंकि हार्टनिंग तो चीयरफुल को कहते हैं, ये मतलब खुशी की बात है, ये हो जाएगा। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट लिंचिंग को लेकर बहुत सख्त है और सरकार को भी उसने कहा है कि वो एक सेपरेट लॉ बनाए। इन सब के बावजूद भी ये जो क्राइम है बेलगाम हो रहा है। तो ये बात तो दुखदाई है ना, पीड़ादायी है एक तरीके से। तो आप इसे हार्टनिंग क्यों बोलोगे? सरप्राइजिंग बोल दो, पेनफुल बोल दो, डिस्ट्रेसिंग बोल दो, ये तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं। और थोड़ा सा बेहतर है बी और सी। सरप्राइजिंग में तो मान लीजिए एक आश्चर्य की बात है, और डिस्ट्रेसिंग और पेनफुल में ये दुख की बात है, ये एक तरीके से विचार करने योग्य बात है, ये एक अफसोस की बात है। तो सरप्राइजिंग भी थोड़ा सा कमज़ोर होगा, विचार करने योग्य या एक तरीके से अफसोस करने योग्य बात है, ठीक? अब स्विंग का मतलब होता है प्रोग्रेस करना सर, स्विंग करना तेजी से। सर अनअबेटेड का मतलब होता है जब चीज़ें बेलगाम हो करके चल रही हों, बेलगाम। इसमें लिखा भी तो है कि ये बड़ी ही पीड़ादायी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त रवैये के बाद भी ये जो क्राइम है ये बिना रुके बेलगाम एक तरीके से चलता ही जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, अनअबेटेड, बिना रुके, या जिसको आप कह सकते हैं क्या, बेलगाम चल रहा है। एक सेकंड का टाइम दीजिए, कनेक्ट करना होगा वरना ये ऑफ हो जाएगा। हाँ, जी, तो अनअबेटेड होगा। अगर कोई चीज़ बेलगाम चल रही, बिना रुके चल रही, तो वो अनअबेटेड होना चाहिए। नंबर 3 देखिए, द कंटेस्टेंट्स विल हैव टू कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक, ये क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से वोकैब की कैटेगरी से है। कन्फाइन का मतलब होता है किसी को कैद में कर देना, एक घर के अंदर बंद कर देना, जिसको कहा जा सकता है कैद के लिए आ सकता है, कैप्टिविटी के लिए, जेल के लिए आ सकता है, इम्प्रिजन कर देना इसको कह सकते हैं। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट करना, राजी हो जाना, बेसिकली अपनी गलती को मान लेना। कंसीड एडमिट करना, किसी डिमांड को, किसी मिस्टेक को राजी हो जाना, बार बार मना करने के बावजूद अंततः राजी हो जाना। कन्फर्म का मतलब होता है अबाइड बाई करना, रूल्स को फॉलो करना, अबाइड बाई रूल्स या अकॉर्डिंग होकर के काम करना। सर यही आंसर है। क्यों लिखा है कि कंटेस्टेंट को जो गेम के रूल्स हैं वो रूल्स मानने होंगे। जब आप रूल्स को मानोगे तो एक तो फ्रेज अबाइड है वो बाई लगा लेता है, एक एडहेयर है वो टू लगा लेता है, और एक जैसे कन्फर्म है FORM वो टू लगा लेता है। यहाँ पर सर टू लगा हुआ ना, इसीलिए कन्फर्म करिए। ये कन्फ्यूजिंग पेयर में भी पढ़ाया जाता है। एक कन्फर्म FI वाला है ये जो दिया हुआ है, और एक कन्फर्म FO वाला है। इस कन्फर्म का मतलब होता है कि जैसे सीट कन्फर्म हो गई, प्लान कन्फर्म होगा, कोई चीज़ मतलब श्योर हो गई, एक तरीके से पक्का हो गई है, तो ये वाला कन्फर्म आता है। और जब आप इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो कन्फर्म FOR वाला आता है। इसी का एक नाउन वर्जन है और उसकी फ्रेज भी है, और वो फ्रेज ये है, इन कन्फॉर्मिटी विद, इन कन्फॉर्मिटी विद द रूल्स, इन कन्फॉर्मिटी विद द लॉ, ऐसे बोला जाता है। तो रूल्स को, लॉ को फॉलो करने के लिए कन्फर्म लगाएं और उसके साथ प्रेपोजिशन टू लगाएं। नंबर 4,
शी आस्क्ड मी, नरेशन का क्वेश्चन है, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। ध्यान से देखिए ये जो दैट डे है इनडायरेक्ट में है, जब ये डायरेक्ट में लौट आएगा तो क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर द प्रीवियस डे होता तो वो यस्टरडे होता, क्योंकि दैट डे है इसीलिए क्या करेंगे हम, टुडे कर देंगे। अब ये जो हैड बीन स्मोकिंग है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। आपको पीछे की तरफ लौटना है सर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनडायरेक्ट में अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो वो डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, वहाँ से गया हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है वहाँ से गया हो, ठीक है ना। और वो साथ ही साथ जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है कि नो चेंज के रूल के चलते डायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा हो और इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा हो। फिर से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी तो बढ़ कर के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और नो चेंज के रूल के चलते देखिए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, तो हो सकता है डायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा हो, इनडायरेक्ट में भी वही होगा। अब क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, इस आधार पर सारे ऑप्शंस दिए हैं, ये देखिए यू हैड बीन इधर दिया हुआ है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दिया हुआ। क्या करें, पहली बात तो ये कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तभी रुकें जब सिंस या फॉर के साथ टाइम भी दिया हुआ हो। आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है फॉर 2 months या सिंस 2 o'clock, कुछ लिखा हुआ है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रुकेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अगर टाइम भी दिया हो, जैसे लिखा हो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग अगर लिखा हुआ है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, और अगर केवल हैड बीन रेनिंग है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रुकेंगे। तो ये सब गलत हो गए दोनों। फिर अब क्या बचा सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बचा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, या तो वाई वर यू स्मोकिंग यस्टरडे या वाई वर यू स्मोकिंग टुडे। चूँकि दैट डे है तो टुडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में एक चीज़ और देखिए, वाई के बाद ये जो यू हैड लिखा ये भी तो रॉन्ग है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है फिर यू आता है। दीप क्लास है क्या तुम्हारी, क्लास है क्या अभी, तो जाओ फिर कल मिलेंगे, वेट करूंगा मैं, है ना। ठीक है, परसों मिलेंगे, चलो बाय। ऑप्शन नंबर बी ना सी इज द राइट आंसर। नंबर 5 देखिए, आर्स इज अ फ्लड रिडन एरिया, फ्लड laden area, flood prone area, flood ruined area and lot of damage is done every year। मतलब कोई कह रहा है कि हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर हर साल जो है बहुत सारा डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो ऐसे एरिया में आता है जहाँ पर बाढ़ आती ही रहती है, मतलब एक सेंसिटिव एरिया जहाँ पर बाढ़ आती ही रहती है, ज़्यादातर आती है। अब आप समझिए सर, लेडन का मतलब होता है लदा हुआ, जैसे एक पेड़ है और उस पर बहुत सारे फल लदे हुए तो लेडन हो गया। रिडन का मतलब राइड से बनता है, राइड मतलब घुड़सवारी करना, है ना, दौड़ाना जिसको कह सकते हैं, मतलब जिसको आप दूसरे शब्दों में ड्रिवन बोल सकते हैं कि उसके द्वारा संचालित जिसको कहा जा सकता है। फिर रिउंड मतलब हो जाएगा बर्बाद, और प्रोन इसका सही आंसर होगा। एक्चुअली कोई भी एरिया अगर प्रोन है किसी चीज़ को लेकर, कोई भी एरिया, सर अंदर बैठ जाइए, फैन ऑन कर लीजिए, कोई भी एरिया अगर प्रोन है तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे आप सड़कों पे चलते हैं तो कहीं कहीं पे हिंदी में लिखा रहता है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, और अंग्रेज़ी में लिखा रहता है एरिया प्रोन टू एक्सीडेंट। ये वो प्लेस होता है जहाँ पर ज़्यादा संख्या में एक्सीडेंट्स होते हैं। तो कहा जा रहा है कि हमारा जो एरिया है वहाँ पर बाढ़ अक्सर आती है, ढलान पर है तो जिसके चलते बाढ़ आती है, तो वो फ्लड प्रोन एरिया है, समझ रहे हैं ना।
हाँ सेंसिटिव है, फ्लड प्रोन है, मतलब फ्लड के आने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो लोग कोविड के टाइम पे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया था, तो कहा जा रहा था कि वो प्रोन है डिजीज़ को लेकर, कि उनको डिजीज़ जल्दी घेरेगी। सिमिलरली छोटे छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन इसलिए होता है क्योंकि उनको बीमारी जल्दी घेरती है, या नॉर्मल भी बच्चों को बीमारी जल्दी पकड़ती है क्योंकि वो प्रोन होते हैं, उनकी बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं होती, झेल नहीं पाती है। तो प्रोन होने का मतलब होता है कि आप सेंसिटिव हैं और आपको आप पे असर ज़्यादा पड़ेगा उन चीज़ों का। नंबर 6 देखिए, एज पर द न्यू पॉलिसी रूल्स अ पर्सन कैन कंटिन्यू इन ऑफिस। नई पॉलिसी रूल्स के मुताबिक एक व्यक्ति ऑफिस पोस्ट पे कंटिन्यू कर सकता है पोस्ट हिज सोजर्नमेंट, सुपरएनुएशन, एक्सपल्शन और रीइंस्टेटमेंट, बट द रीजंस बिहाइंड एक्सटेंशन शुड बी रीजनेबल। ध्यान से सुनिएगा, नई पॉलिसी के मुताबिक एक व्यक्ति अपनी ऑफिस पोस्ट पे कंटिन्यू कर सकता है, किसके बाद, ये यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्सटेंशन का रीज़न होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। एक्सटेंशन का रीज़न, सर एक्सटेंशन कब दिया जाता है? एक्सटेंशन दिया जाता है जब कार्यकाल पूरा हो चुका हो। अगर मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल जो है 3 इयर्स का है, और जब 3 इयर्स पूरे होने वाले हों तो उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। हाँ, तो कार्यकाल जब पूरा होता है, और कार्यकाल पूरा होने को सुपर एनुएशन कहते हैं, इसी को रिटायरमेंट कहा जाता है। रिटायरमेंट ही तो कार्यकाल के पूरे होने जैसा हुआ, तो इसी को सुपर एनुएशन कहते हैं। देखिए, एक्सपल्शन का मतलब तो खदेड़ देना हुआ, खदेड़ देने के बाद आप कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। रीइंस्टेट करने का मतलब होता है पद बहाली, पद बहाली, फिर से किसी को उसके पद से निकाल दिया गया और फिर उसको बहाल किया गया। सर पद बहाली जो है वो टाइम फ्रेम के बीच में ही हो जाती है। जैसे समझिए 3 इयर्स का मेरा टेन्योर था और मैंने 2 साल पूरा किया, उसके बाद पता चला डिपार्टमेंट को मैंने कुछ गलत किया, तो डिपार्टमेंट ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं कोर्ट चला गया और वहाँ से मैं जीत गया, तो डिपार्टमेंट ने फिर से मुझे पद पे बहाल किया। तो ये मेरा एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा तो पीरियड था ही 3 इयर्स का ना, और मुझे 2 ही साल में निकाल दिया गया। तो ये रीइंस्टेटमेंट है, उसका एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं है। और जो ऑप्शन नंबर ए है सोजर्नमेंट, उसका मतलब होता है ब्रीफ स्टे, मतलब अस्थायी निवास जिसको कह सकते हैं। ब्रीफ स्टे, अस्थायी निवास, कुछ समय के लिए कहीं पर रुकना जिसको कहा जा सकता है। तो इसमें सब कुछ देखते हुए सुपर एनुएशन ही होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, उसके बावजूद भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन है ये आपका, और एक्सटेंशन जो है सुपर एनुएशन के बाद ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, सपोर्टर्स ऑफ द लीडिंग पावर डॉक्ट्राइन, वो लोग जो लीडिंग पावर डॉक्ट्राइन में यकीन रखते हैं कि भारत एक लीडिंग पावर है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोग अक्सर ये आर्ग्यू करते हैं, और सही है उनका ये आर्ग्यू करना, दैट इंडिया मस्ट बी मोर फोर्थराइट। फोर्थराइट होने का मतलब होता है जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो करके अपनी बात कहें, मतलब प्रबल हो करके जब अपनी बात को कहें, दावा ठोकें। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है इम्प्रेसिव तरीके से अपनी बात को बोलें। इन सिक्योरिंग इट्स स्टैंड्स ऑन इशूज इम्पैक्टिंग इट्स सोवरेनिटी, ऑन इशूज इम्पैक्टिंग इट्स सोवरेनिटी। अब आप समझिए सर क्या होना चाहिए, इसको ध्यान से समझेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असर्टिंग। क्या होता है ना कि जब आप बहुत ही प्रबल हो करके किसी बात को कहते हो तो आप उसे असर्ट करते हो। स्टैंड है आपका दावा, है ना, तो आप दावा ठोकते हैं, बोलते नहीं कि दावेदारी ठोकी उसने, दावा किया, दावा ठोका, तो दावे को आप क्या करते हैं सर, असर्ट करते हैं। क्या करते हैं बंधुवर, असर्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप दावे को क्या करते हैं, असर्ट करते हैं। एक्सप्रेस कर सकते हैं आप अपने मन की इच्छा को, कोई डिज़ायर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिट्रीट करने का मतलब होता है कि पैर वापस खींचना, मतलब विड्रॉ कर लेना, पीछे हट जाना, वो तो होना ही नहीं है सर, ठीक। और सिक्योर करने का मतलब तो होता है जैसे कि कोई पोजीशन सिक्योर कर ली आपने, कोई पोस्ट सिक्योर कर ली, मतलब कोई चीज़ मजबूत कर ली, पकड़ ली उसको एक तरीके से। तो आपका एक स्टैंड है, आपका एक दावा है,
आप उस स्टैंड को सामने वाले के आगे रखते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ, प्रबलता के साथ रखते हैं, तो आप असर्ट करते हैं ना, जैसे आप अपनी डिमांड को असर्ट करते हैं कि ये होना ज़रूर चाहिए क्योंकि हम सही हैं, तो असर्ट होना चाहिए। नंबर 8, सिंस ऑल द जुडिशियल ऑफिसर्स आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, चूँकि सारे जो न्यायिक कर्मचारी हैं वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होते, सारे जुडिशियल ऑफिसर्स की अंग्रेज़ी बहुत बढ़िया नहीं होती, इसलिए जुडिशरी ने क्या परमिट किया है, न्यायपालिका ने इजाज़त दी है कि जो जजमेंट्स हों, मतलब जो फैसले हों, वो किस में हों, क्रिप्टोग्राफी में हो। क्रिप्टोग्राफी तो एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो सिर्फ एक व्यक्ति विषय से समझ सकता है जिसने उस चीज़ को पढ़ रखा। कोड लैंग्वेज को बोलते हैं, वो क्यों होगा? इसका भाव ये है कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, सारे जुडिशियल ऑफिसर्स अंग्रेज़ी में माहिर नहीं होते, इसीलिए जुडिशरी ने ये कहा है कि स्थानीय भाषा में फैसलों को रखा जाए। अब स्थानीय भाषा तो सबकी अपनी अलग अलग होती है, तो अगर 50 स्थानीय भाषा हैं तो जिसकी जो स्थानीय भाषा है वो उसमें जजमेंट्स को एक्सेस कर लेगा, पढ़ लेगा। तो स्थानीय भाषा को सर वर्नाकुलर बोलते हैं, स्लैंग जिसको कह सकते हैं, लोकल लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं, हिंदी में स्थानीय भाषा कह सकते हैं। जार्गन जो है वो स्पेशल लैंग्वेज होती है। जार्गन का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर यही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे एक लॉयर के लिए जो पार्टी है वो हमेशा से एक क्लाइंट है, वो लॉयर उसे कस्टमर नहीं बोल सकता। एक शॉपकीपर के लिए हमेशा जो ग्राहक है वो एक कस्टमर है, वो उसे गेस्ट नहीं बोल सकता। हाँ, जैसे कि जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन कराते हैं तो वहाँ एक टर्म आता है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ सिर्फ और सिर्फ डेटा के लिए यूज़ होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में यूज़ होता है, बाकी आप कहाँ बैंडविड्थ चेक करते हैं बताइए? समझ रहे हैं? कोर्ट की नज़र में जो डिसीज़न है, फैसला, उसको वर्डिक्ट कहा जाता है। हम आप फैसला लेते हैं तो वो डिसीज़न है। कोर्ट की नज़र में जो अपराधी है वो गिल्टी नहीं है, कन्विक्टेड है। हमारी नज़र में जो अपराधी है वो गिल्टी है। हम जो सज़ा देते हैं वो पनिशमेंट है, कोर्ट जो सज़ा देता है वो है सेंटेंस। हाँ, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जो नतीजा आता है हमारे लिए वो रिजल्ट है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए और साथ ही साथ स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो मैंडेट है, हमारे लिए वो रिजल्ट है। और राजनीतिक दलों के लिए वो मैंडेट है, वो उसको नतीजा नहीं कहते, वो उसको जनादेश कहते हैं। तो जार्गन स्पेशल लैंग्वेज को कहते हैं। स्लैंग तो अपशब्दों को भी कहा जा सकता है। तो वर्नाकुलर स्थानीय भाषा के लिए आ जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्पॉटिंग एरर से है, परसिस्टेंस इज द प्री रिक्विजिट टू द विक्ट्री। परसिस्टेंस का मतलब होता है रेगुलरिटी, मतलब आप किसी भी काम को नियम से करें, परसिवरेंस जिसको कहा जा सकता है, मतलब आप करते ही रहें। जैसे कि बिहार के एक व्यक्ति हुए जिन्हें माउंटेन मैन कहा गया, दशरथ मांझी साहब को, तो वो लगातार प्रयास करते रहे, लोग उन्हें मना करते रहे, कुछ लोग उन्हें पागल बोलते रहे, लेकिन लगातार उन्होंने सालों तक पहाड़ काटा और एक दिन ऐसा आया जब उससे रास्ता बन गया। इसको कहते हैं परसिस्टेंस। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है जो चीज़ एसेंशियल है, या एक तरीके से यूँ कहिए कि जो शुरू में ही ज़रूरी है। मतलब चाय बनाने के लिए टी लीव्स चाहिए ना, तो वो प्री रिक्विजिट में आता है, उसके बिना चाय बन ही नहीं सकती है। तो जो निरंतरता है वो ज़रूरी है, किसके लिए? जीत के लिए। सर आपने विक्ट्री के आगे आर्टिकल दा क्यों लगाया, या फिर कोई आर्टिकल क्यों लगाया? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो निरंतरता है वो उस जीत के लिए ज़रूरी है? जब आप कहते हैं हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, तो उसमें सक्सेस के आगे कोई आर्टिकल तो दौड़ाते नहीं, आ सक्सेस या दा सक्सेस दौड़ाते हैं क्या? वो कोई एक सफलता या वो सफलता थोड़ो ना, वो केवल सफलता है। तो निरंतरता ज़रूरी है जीत के लिए, सफलता के लिए। वो ऐसी जीत वैसी जीत नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ विक्ट्री नहीं है, इसीलिए देयर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग एनी आर्टिकल। तो आप दा को हटा दीजिए। लास्ट क्वेश्चन पे आइए, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है सर जल भराव। मैंने कोशिश करके सर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, ग्रामर के भी और वोकैब के भी, और अच्छे अच्छे वर्ड्स रखे हैं, उनको समझाने में टाइम भी लगता है, इसीलिए सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। अभी मैं अगर इसे बहुत नॉर्मल कर दूं तो सेशन बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन आप सीख रहे हैं ना, अच्छा कंटेंट देना ज़्यादा ज़रूरी है।
वाटर लॉगिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ लखनऊ। ये जो जल भराव है ये लखनऊ के तमाम जगहों पर, तमाम क्षेत्रों में, तमाम स्थानों पर इसकी रिपोर्टिंग हुई है। मतलब पता चला है कि लखनऊ के तमाम हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और सिर्फ लखनऊ के नहीं, लखनऊ के साथ साथ आसपास के ज़िलों में भी जल भराव की स्थिति है। और ये जो आसपास के ज़िले होते हैं इनको एडजॉइनिंग कहा जाता है, जो लखनऊ से सटे हुए हैं, जिसे आप आस पड़ोस भी कह सकते हैं ना। एडजॉइनिंग जो ज्वाइन कर रखे हैं, चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं एक तरीके से। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज। कोइंसाइडिंग का मतलब तो होता है जब जो दो चीज़ें एक टाइम पे घटित हों, दो चीज़ें एक टाइम पे घटित हों, उसको कहा जाता है कोइंसाइड। जैसे आप समझिए कि आईपीएल चल रहा हो, आईपीएल चल रहा हो और पैरेलल में जो है आईसीसी वर्ल्ड कप भी चल रहा हो, तो कोइंसाइड कर गए। और जिस दिन आईपीएल का, जिस टाइम पे आईपीएल का मैच चल रहा हो, या यूँ कहिए कि आईपीएल का मैच चल और उसी टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप का भी मैच एक चल रहा हो। 7 PM पे आईपीएल शुरू हुआ, 7 PM पे फुटबॉल मैच शुरू हो गया, तो दोनों इवेंट एक टाइम पे हो रहे हैं, इसको कहते हैं कोइंसाइड करना। ठीक, इसी से सर कोइंसिडेंस बनता है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो ये कोइंसिडेंस हो जाएगा, जिसको इत्तेफाक कहते हैं। इत्तेफाक तभी तो आता है जब दो घटनाएं एक टाइम पे हों। कॉनकरेंट का मतलब होता है एक तरीके से लगातार, जिसको कह सकते हैं। देखिए रिमोट नहीं होगा, बात यहाँ प्लेसेस की हो रही है, तो या तो एडजॉइनिंग होगा या तो रिमोट होगा। रिमोट नहीं होगा क्योंकि जब रिपोर्टिंग आएगी तो लखनऊ और दूर दराज के एरिया में जल भराव हुआ होगा, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में, वरना लखनऊ का नाम क्यों लिया गया। आप सोचिए ना कि ऐसा होगा ना कि लखनऊ में बारिश हुई और लखनऊ के साथ आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई, तो लखनऊ और आसपास के एरियाज में जल भराव की स्थिति आ गई। रिमोट से क्या लॉजिक है, अगर रिमोट लिखना था तो लखनऊ का क्या मतलब है। ठीक है ना, लखनऊ में बारिश हुई है, आसपास के एरियाज में बारिश हुई है। इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। ये डोज 4 था। आप में से कैसा लगा ये सेशन मुझे बताइएगा। आप सभी लोग, जिन भी लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो मेरे से इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की फॉर ऑल एग्जाम्स, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके बॉस, थैंक यू सो मच।